दोस्तों, एक 28-30 साल की महिला भिखारी कहीं से चलते चलते एक थाने के नजदीक आ जाती है और वहीं पर खड़ा होकर के वहां से गुजरने वाले लोगों से भीख मांगने लग जाती है। वहां पर जो सिपाही ड्यूटी पर तैनात था उस महिला को वहां से भगाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर खड़ा होकर के तुम हम लोग को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, यहाँ से कहीं और भाग जाओ, उधर जाकर के भीख मांगो। वो महिला उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और कहती है, साहब काफी धूप है और मैं थोड़ी देर यहाँ पर सुस्ताना चाहती हूँ, मैं काफी थकी हुई हूँ और यहीं पर थोड़ी देर बैठ करके इस नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लूंगी और सुस्ताने के बाद फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो सिपाही उसकी बातों को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, इस पेड़ के नीचे बैठ करके तुम थोड़ी देर आराम कर लो और आराम करके यहाँ पर चले जाना, किसी आने जाने वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। वो महिला वहां पर बैठ जाती है और बैठ करके वहां सुस्ताने लग जाती है। लेकिन उस महिला की नजर थाने के अंदर चल रही पूरी गतिविधियों के ऊपर होता है। वो हर आने जाने वाले लोगों के ऊपर अपनी नजर रखी हुई थी और हर व्यक्ति को देख रही थी। अंदर जितने भी, चाहे दरोगा हो चाहे सिपाही हो, वो क्या कार्रवाई कर रहे थे, वो सारी चीजों को वो देखते जा रही थी और चुपचाप बैठ करके वहीं छाए में सुस्ता रही थी। तभी 10-15 मिनट जैसे ही उसको बैठे हुए बीता होता है कि तभी कुछ लोग वहां पर उस थाने में पहुंचते हैं। एक लड़की, 17-18 साल की लड़की होती है, जो लगातार रोए जा रही थी और उसके साथ में उसके माता पिता और कुछ और व्यक्ति थे। तकरीबन 8-10 लोग उस थाने के अंदर प्रवेश करते हैं और थानेदार के पास जाकर के कहते हैं, साहब हाथ जोड़ करके कहते हैं, साहब ये हमारी बेटी है और हमारी बेटी का कल कुछ लोगों ने इज्जत लूट लिया है। यहाँ का एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, बहुत पैसे वाला है, उसी का एक बिगड़ैल बेटे ने मेरी बेटी का इज्जत कल तार तार कर दिया है। साहब हमको एफआईआर लिखवाना है, एफआईआर लिख लीजिए और मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए साहब। वो हाथ जोड़ करके माँ बाप रोते रहते हैं और बगल में वो 17-18 साल की जो जवान लड़की थी वो लगातार रोए जा रही थी, फूट फूट करके रोए जा रही थी। ये सारी चीजें बाहर वो जो महिला भिखारी बैठी हुई थी वो सारी चीजें देखती जा रही थी। तभी वो उस सिपाही से पूछती है, साहब क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? वो सिपाही कहता है कि हाँ, एक लड़की का रेप हो गया है, यहाँ का एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, बहुत पैसे वाला है, उसका एक बिगड़ैल लड़के ने एक लड़की की इज्जत लूट लिया है। दोस्तों, ये जब सिपाही उसको बताता है तो जो भिखारी महिला होती है काफी बेचैन हो जाती है और उसकी नजर अंदर ही गड़ी रहती है कि अंदर अभी क्या होने वाला है। वह देखती है कि वो दोनों गरीब माँ बाप दरोगा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहता जा रहा है और वो हाथ जोड़ करके दरोगा से बार बार यही कह रहे हैं, साहब मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मेरी बेटी की इज्जत को इन लोगों ने तार तार कर दिया, अब मेरी बेटी की शादी कौन करेगा? और इतना कह करके वो दोनों माँ बाप लगातार फूट फूट करके रो रहे हैं। वहीं बगल में उनकी जो 17-18 साल की लड़की है वो अपने माता पिता की हालत देख करके और वो भी लगातार फूट फूट करके रोए जा रही है। वहां पर जितने भी लोग हैं, जो भी रिश्तेदार आए हुए थे, सारे लोगों की आंखें नम होती है, सबके आंखों से आंसू होता है। दरोगा इन लोगों से कहता है, ठीक है, आप लोग बाहर जाकर के बैठिए, मैं इस मामले की तहकीकात कर रहा हूँ और तहकीकात करने के बाद कुछ न कुछ इसमें मैं जरूर करूंगा। लेकिन वो बाप दरोगा के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, साहब कम से कम एफआईआर तो लिख लीजिए। लेकिन दरोगा कहता है, नहीं अभी एफआईआर नहीं लिखूंगा, अभी आप लोग बाहर जाकर के बैठो। और एक सिपाही से कहता है, इन लोगों को बाहर ले जाकर के बैठाओ। एक सिपाही इन लोगों को बाहर ले जाता है और बाहर बने हुए बेंच के ऊपर इन दोनों को बैठा देता है। तभी वहां पर एक लंबी चौड़ी चमचमाती सफेद कलर की कार आकर के उस थाने के बाहर रुकती है और उसमें से एक सूट बूट डाले हुए एक व्यक्ति बाहर निकलता है और सीधे वो थानेदार के पास जाकर के और सामने लगे चेयर के ऊपर बैठ जाता है। जैसे वो थानेदार उस व्यक्ति को देखता है वो भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और जितने भी उस थाने के अंदर सिपाही थे सब चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिस लड़के ने उस गरीब बेटी की इज्जत लूटी थी, उसी का बाप था और उस शहर का काफी नामी गिरामी आदमी था। वो जाकर के थानेदार के पास बैठता है, कुछ दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो थानेदार को लेकर के और अंदर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद थानेदार और जो ये बड़ा आदमी था ये दोनों बाहर निकलते हैं और उसके बाद उस थानेदार से हाथ मिला करके और ये अमीर आदमी अपनी कार के पास आता है और कार में बैठ करके और वो चला जाता है। ये सारी चीजें बाहर बैठी हुई जो भिखारी महिला थी वो सारी चीजें देख रही थी और काफी उसकी भी आंखें नम हो रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक गरीब बाप अपनी बेटी की इज्जत के लिए दुहाइयां दे रहा है, अपनी इज्जत की, बेटी की जो इज्जत लूट गई है उसके लिए न्याय मांग रहा है, और यहाँ पर एक अमीर आदमी जिसके बेटे ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, उसको थानेदार उससे हाथ मिला रहा है और उसको अंदर ले जा करके उससे बात कर रहा है। उसको समझते देर नहीं लगती है कि जरूर इसको पैसे रुपए दे करके और चला गया है। तभी थानेदार उन गरीब माँ बाप को अंदर बुलाता है और
बैठा करके कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी बेटी इस तरह से अकेले क्यों घूमती है, और सारा इल्जाम उसी के ऊपर लगाने लग जाता है और कहता है कि ये मामले को रफा दफा कर लो, कोई फायदा नहीं है, तुम लोग गरीब आदमी हो, अगर ये केस आगे जाएगा तो तुम्हारे पैसे भी खर्चा होंगे और इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई प्रूफ है और ना तुम्हारे पास कोई जवाब है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारी बेटी की ही गलती है और उसको तुम्हें समझाना चाहिए, उसको सही रास्ता आप लोगों को दिखाना चाहिए, आपकी बेटी ही गलत है। और सारा इल्जाम इस गरीब की बेटी के ऊपर वो डालने लग जाता है। ये सारी बातें थाने के बाहर बैठी हुई जो भिखारी औरत थी वो सुन रही थी, क्योंकि छोटा ही थाना था और थाने के चारों तरफ बारबर वायर से घेरा हुआ था, जिससे बाहर बैठे हुए व्यक्ति को सारी गतिविधियां थाने के अंदर जो भी हो रही थी वो सारी चीजें साफ दिखाई दे रही थी और साफ सुनाई दे रही थी। और वो महिला वहां पर बैठ करके इस सारी गतिविधियों के ऊपर नजर रखी हुई थी, सारी बातों को सुन रही थी। और जैसे ही ये सब बातें वो सुनती है, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो थाने के अंदर घुस जाती है। थाने के अंदर घुस करके दरोगा के नजदीक जैसे ही जाती है, दरोगा चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है और सिपाहियों को कहने लगता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या ड्यूटी दे रहे हो तुम लोग, ये भिखारी अंदर मेरे पास आ गई है, भगाओ जल्दी से इसको। जैसे ही वो ये बातें कहता है, वो महिला उसके नजदीक जाती है और अपने पास से एक आई कार्ड उसके सामने निकाल करके रख देती है। जैसे ही वो आई कार्ड को देखता है और देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसके सिर से पसीने टपकने लग जाते हैं और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर के एक जोरदार सलूट मारता है। आखिर ये कौन महिला थी जो कि भिखारी का भेष बना करके इस थाने में आई हुई थी और काफी देर से थाने के बाहर बैठ करके और थाने के अंदर चल रही सारी गतिविधियों को नोट कर रही थी, सारी गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रही थी और वो क्या साबित करना चाहती थी। और उन्हें देखने के बाद जब वो नजदीक आती हैं और क्या ऐसा चीजें दिखाती हैं जिसे देखने के बाद थानेदार की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, काफी रोमांचित करने वाली कहानी है, काफी सच्ची कहानी है। इसे देखने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, झारखंड धनबाद के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम हरिहर मिश्रा होता है। हरिहर मिश्रा के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी एकलौती बेटी जिसका नाम बन्ना मिश्रा होता है। हरिहर मिश्रा एक छोटे मोटे किसान थे, उनके पास कुछ पुश्तैनी जमीनें थी जिससे खेती बाड़ी करके अपने परिवार का काफी अच्छे तरीके से भरण पोषण करते हैं। उनकी बेटी बन्ना मिश्रा पढ़ने लिखने में काफी खुशागु थी, काफी तेज थी। बचपन से ही वो अपने हर क्लास में प्रथम आती थी और जब वो 10वीं क्लास पास करती है तो पूरे जिले को टॉप करती है, जिसे देख करके उसके माता पिता काफी खुश होते हैं। गांव के लोग, आसपास के लोग हमेशा उसके माता पिता से यही कहते हैं कि बेटी आपके पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, ये जरूर आगे चल करके एक बड़ा अधिकारी बनेगी। और बन्ना मिश्रा का भी सपना यही था कि पढ़ लिख करके मुझे एक आईपीएस अधिकारी बनना है। वो भी वर्दी पहनना चाहती थी और एक जिले की एसपी बनना चाहती थी। वो हमेशा अपने माता पिता से यही कहती थी कि मैं तो एक एसपी बनूंगी। और यही चीजें जब उसके माता पिता सुनते थे तो काफी खुश होते थे और काफी अपनी बेटी को आशीर्वाद देते थे और कहते थे बेटी अगर तू इसी तरह से मेहनत करती रहेगी तो जरूर एक दिन तू एसपी बनेगी। और इसी हिसाब से बन्ना मिश्रा हमेशा तैयारी करती रहती थी, पढ़ती रहती थी। 10वीं क्लास में जब वो टॉप करती है, जिले में टॉप करती है, तो फिर 12वीं में उसका जब एडमिशन कराया जाता है तो 12वीं में भी काफी अच्छे नंबरों से वो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अपने पिता से कहती है पिताजी अब मुझे ग्रेजुएशन करना है और ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे धनबाद जाना है। उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, तुम धनबाद चले जाओ और वहीं से ग्रेजुएशन करो। और अपनी बेटी को धनबाद भेज देते हैं। वहीं पर जाकर के वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहीं से ग्रेजुएशन करने लग जाती है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ में वो यूपीएससी की भी तैयारी करने लग जाती है, यूपीएससी की भी कोचिंग करने लग जाती है। और जैसे ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, यूपीएससी की तैयारी में जी जान लगा देती है, अपने आप को पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में झोंक देती है और उसकी मेहनत 2 साल के अंदर ही रंग लाती है। 2 साल के अंदर ही वो यूपीएससी क्रैक करके एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है। ये सारी बातें जब उसके माता पिता को पता चलता है कि बेटी एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी है तो उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि बेटियां कहाँ बेटों से कम है, बेटी भी है तो क्या गम है। बेटी ने उनका सीना चौड़ा कर दिया था। आज बेटी ने अपने माँ बाप का मान मर्यादा और प्रतिष्ठा समाज में बढ़ा करके रख दिया था। पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारी में उसके माता पिता मिठाइयां बंटवाते हैं और जो भी व्यक्ति ये बातें सुनता है कि एक एकलौती बेटी ने यूपीएससी क्रैक करके और आईपीएस अधिकारी बन गई है, और ये सारी चीजें जब समाज में लोगों के पास पहुंचता है तो सभी यही कहते हैं कि बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, लेकिन जब ट्रेनिंग से वापस आती है तो उसके माता पिता उससे कहते हैं बेटी
अब तो तुम एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी हो, अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन तभी वो अपने माता पिता से कहती है, नहीं पिताजी, अभी थोड़ा 2-3 साल और समय लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक अपने आप को रूम में बंद करके और सिर्फ पढ़ाई किया, हमने एक कुर्सी टेबल पर बैठ करके रात दिन हमने मेहनत किया है। लेकिन अब समय मिला है समाज के बारे में जानने का, समाज की मदद करने का, कानून के बारे में जानने और समझने का, तो थोड़ा सा और समय लगेगा, शादी तो करना ही है। उसके माता पिता अपनी बेटी की बातें सुन करके काफी खुश होते हैं कि हमारी बेटी की सोच काफी अलग तरीके का है और ऐसे ही बेटा और बेटी होना चाहिए। और कहते हैं ठीक है बेटी, जब तुम्हारी मर्जी करे उस हिसाब से तुम शादी करना। और फिर उसके बाद बंदा मिश्रा अपने पिताजी से कहती, पिताजी मुझे आज निकलना है और आज जा करके मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है। उसी दिन वो निकल जाती है और एक जिले में जा करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। उस जिले में काफी अच्छे तरीके से काफी अच्छी ड्यूटी देती है, जिससे वहां के लोग काफी उससे खुश रहते हैं। उसकी ईमानदारी का हर व्यक्ति दाद देता है और कहता है कि अगर जिले का एसपी हो तो इतना ईमानदार होना चाहिए। लेकिन 2-3 सालों के बाद फिर उसकी पोस्टिंग धनबाद में हो जाती है और जब धनबाद आती है तो उस टाइम धनबाद का कंडीशन काफी खराब होता है। और जब वहां की कलेक्टर मैडम से मिलती हैं, वो भी एक महिला ही होती हैं, और उनसे जाकर के जब वो मिलती हैं तो कलेक्टर मैडम बताती हैं कि यहाँ पर कुछ कंडीशन काफी खराब है, यहाँ पर आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ जबरदस्ती हो जाता है, उसकी इज्जत लोग लूट लेते हैं और इसमें कुछ हमारे पुलिस महकमे के लोगों का भी हाथ है। ये भी लोग मिले हुए हैं और पैसे लेकर के ये लोग और उनको छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आप आई हैं यहाँ पर तो आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एसपी मैडम कलेक्टर मैडम से कहती, मैडम आप चिंता मत करिए, जल्दी ही इस जिले की जो ये परेशानी है, इस परेशानी से इस जिले को मुक्त कराया जाएगा। और उसके बाद वो अपने काम पर लग जाती हैं, अपनी एक टीम गठित करती हैं और सबको कहती हैं जहां पर भी अगर ऐसा लड़कियों के साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना है। और जब एक दिन उनको पता चलता है कि एक थाना जो उनके अंदर आता है उसका एक दरोगा है, वो काफी घुसखोर टाइप का है, वो किसी भी तरह का कोई भी केस हो उसके पास वो पहले तो एफआईआर नहीं लिखता है, और अगर एफआईआर लिखता भी है तो उसकी जांच सही ढंग से नहीं करता है, पैसे लेकर के मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है। चाहे किसी लड़की का रेप हुआ हो, चाहे कोई भी केस उसके पास आए, जो पैसा देने वाला व्यक्ति होता है उससे पैसा लेकर के, बेशक वो गुनाहगार हो लेकिन उसको छोड़ देता है और मामले को रफा दफा करवा देता है। जब ये चीजें उनको पता चलता है तो एक दिन वो अपने आप को भिखारी का गेटअप तैयार करवाती हैं और अपना भिखारी का रूप बना करके और अपने ड्राइवर के साथ उस थाने के पास पहुंचने लगती हैं। थोड़े ही दूर पर अपनी गाड़ी को रुकवाती हैं और अपने ड्राइवर से कहती हैं आप यहीं पर रुको, और वहां से फिर वो भिखारी के रूप में उस थाने पर पैदल चली जाती हैं। वहां जाने के बाद जब थाने पर पहुंचती हैं तो इधर उधर लोगों से भीख मांगने लग जाती हैं। जो सिपाही होता है वहां पर थाने पर ड्यूटी पर तैनात, वो उनसे कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या करने आ गई हो, तुम भागो यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो लोगों को। लेकिन तभी वो हाथ जोड़ करके उस सिपाही से कहते हैं कि साहब मैं काफी थक गई हूँ और धूप इतना ज्यादा है कि मैं इधर उधर चल नहीं पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना और यहीं पेड़ की छाया में मैं थोड़ी देर रुकूंगी, थोड़ा आराम करूंगी, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। सिपाही उनकी बातों को मान जाता है और कहता है ठीक है, यहाँ पर तुम आराम कर लो और थोड़ी देर के बाद यहाँ से चले जाना, किसी को तंग और किसी को परेशान नहीं करना। वहीं पर एक नीम का पेड़ होता है, वहीं नीचे बैठ जाती हैं और वहीं पर सुस्ताने लगती हैं। लेकिन वहां से बैठे बैठे वो थाने के अंदर चल रही सारी गतिविधियों के ऊपर अपना नजर गड़ाए हुई थी और जो कुछ भी हो रहा था उसको अच्छे तरीके से समझ रही थी। तभी वहां पर एक केस आता है, एक 17-18 साल की लड़की आती है, उसके साथ उसके माता पिता और 2-4 उसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं। सारे लोग थाने में जाते हैं और दरोगा जी के पास हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि दरोगा साहब, हमारी बेटी का यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, उसके बेटे ने इज्जत लूट लिया है कल, और मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए साहब। दरोगा कहता है ठीक है, आप लोग बाहर जाकर के बैठो और मैं देखता हूँ इसमें क्या करना है। वो उसका पिता उससे कहता है कि दरोगा जी एफआईआर लिख लीजिए, लेकिन वो एफआईआर नहीं लिखता है और कहता है कि बाहर बैठो, मैं बताऊंगा क्या करना है, थोड़ी देर के बाद मैं बात करता हूँ। और उन लोग को बाहर भेज दिया जाता है। तभी वो जो बिल्डर है वो अपनी कार लेकर के उस थाने पर पहुंचता है। एक लंबी चौड़ी सफेद कलर की कार आती है और उसमें से वो बिल्डर बाहर निकलता है। वहां जाते ही जैसे उसको थानेदार देखता है, अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उसको सामने बैठाता है और बैठा के कुछ आपस में ये लोग बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो थानेदार उसको लेकर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद पैसे रुपए की लेन देन होती है
और उसके बाद वो बिल्डर चला जाता है और थानेदार उससे कहता है कि आप चले जाइए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। और इतना कह करके उससे पैसे लेकर के वो बैठ जाता है और वो जो बिल्डर होता है वो वापस चला जाता है। ये सारी चीजें जो बाहर बैठी एसपी मैडम जो भिखारी के रूप में थी वो देख रही थी और सारी चीजें समझ रही थी, क्योंकि थाने के बाहर एक बारबर वायर लगा हुआ था और बाहर बैठा हुआ व्यक्ति को थाने के अंदर हो रहा सारी गतिविधियों के बारे में पता चलता है। सारी चीजें साफ दिख रही थी और सारी चीजें सुनाई भी दे रही थी। जैसे ये सब सारी चीजें होती हैं, जब वो चला जाता है तो थानेदार बाहर बैठे उन लोगों को बुलाता है जिनकी बेटी का रेप हुआ था। उनको बुलाता है और कहता है कि देखो, ये मामले को रफा दफा कर लो, इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है, तुम्हारी बेटी की ही गलती है। तुम्हारी बेटी उधर गई क्यों? और तुम्हारी बेटी कुछ गलत तरीके के कपड़े पहन करके गई होगी जिसको देख करके लोग आकर्षित हुए होंगे और सारी चीजें सारे इल्जाम उस बेटी के ऊपर ही डालने लग जाता है। जो उसके माता पिता होते हैं वो उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और कहते हैं साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं, इस तरह की बातें आप हमारी बेटी के बारे में मत करिए। मेरी बेटी काफी समझदार, काफी होशियार है और मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करती है। हम लोग बेशक मजदूरी करते हैं लेकिन बेटी पढ़ाई लिखाई करती है, उसका सपना है पढ़ लिख करके एक अधिकारी बनने का, और इस तरह से आप मेरी बेटी के बारे में उलझुल मत करिए। जैसे ही वो ऐसी बातें करते हैं, ये थानेदार और चिढ़ जाता है और गुस्सा होकर के उनको गालियां देने लगता है और कहता है कि भागो यहाँ से तुम लोग, यहाँ कोई एफआईआर नहीं लिखाएगा यहाँ पर तुम लोगों का, तुम्हारी बेटी की ही गलती है, तुम्हारी बेटी वहां गई क्यों? इन अमीरों को तुम लोग इस तरह से फंसा करके उनसे पैसा जीतना चाहते हो, उनसे पैसा खाना चाहते हो, ये तुम लोग का धंधा बन चुका है। ये सारी चीजें उल्टी सीधी बातें उनको कहता है और सिपाहियों को बुलाकर कहता है इन सारों को यहाँ से भगाओ, यहाँ से ये सब एक धंधा बना करके रखे हैं कि अमीर लोगों के लड़कों को फंसा करके उनसे पैसा जीता जाए, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है इसके साथ, ये झूठ बोल रहे हैं सब। और इतना कह करके और सिपाहियों कहता है इनको तुरंत बाहर निकालो थाने से। सिपाही उन लोगों को घसीट करके बाहर लेकर के जाने लगते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जब एसपी मैडम बाहर से भिखारी के रूप में बैठे हुए देख रही हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और सीधे तमतमाती हुई थाने के अंदर घुस जाती हैं। सारे लोगों को जो बाहर गरीब आदमी जा रहे थे उनको रोकती है, कहती है आप लोगों को जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आप लोग आइए मेरे साथ। सबको लेकर के उस थानेदार के पास पहुंचती है। जैसे ये थानेदार देखता है कि वो भिखारी अंदर आ रही है, वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर के चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और सिपाहियों से कहता है ये भिखारी अंदर कैसे आ गई? तुम लोग क्या ड्यूटी दे रहे हो, क्या कर रहे हो? इसको भगाओ जल्दी से, यहाँ से निकालो बाहर। तो सिपाही उसके तरफ जैसे ही दौड़ते हैं वैसे ही एसपी मैडम अपने आई कार्ड को बाहर निकालती हैं जो अंदर छुपा करके रखी थी। आई कार्ड बाहर निकालती हैं और उस दरोगा के सामने रखती है, कहती हैं कि पहले इस आई कार्ड को देख ले, उसके बाद आगे का एक्शन करना। जैसे वो आई कार्ड को देखता है उस पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वंदना मिश्रा लिखा होता है। उसे देखने के बाद उससे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके सिर से पसीने टपकने लग जाते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो तुरंत एक जोर का सलूट उनको मारता है और कहता है जय हिंद मैडम। मैडम काफी गुस्से में थी और जैसे ही वो जय हिंद करता है, मैडम उसके नजदीक जाती हैं और उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर देती हैं और कहती हैं कि तुम नकारे निकम्मे बेईमान व्यक्ति, तुम एक गरीब के साथ इस तरह का मिसबिहेव कर रहे हो। अगर मैं भिखारी के तौर पर आकर के ये सारी चीजें नहीं देखती तो तुमने पता नहीं कितने गरीबों के साथ ऐसा काम किया होगा। एक लड़की जिसकी इज्जत तार तार हो गई, जिसकी इज्जत को लूट लिया गया, और उसको तुम ऐसे गालियां दे करके और थाने से भगा रहे हो। और एक अमीरजादा अपने पैसे के बल पर तुम्हें खरीद करके चला गया और उसको तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। गरीबों का तुम लोग कब होगे? इनके पास पैसे नहीं है तो इनकी इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि जो भी रास्ता चलता हुआ इनकी इज्जत लूटता रहेगा, और हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे खड़े खड़े और उन्हीं लोगों का पक्ष लेते रहेंगे जिन्होंने इनका इज्जत लूटा है। तुम क्या इनके साथ कर रहे थे, क्या करने जा रहे थे? तुम पैसे लेकर एक अमीर को बचाना चाहते थे। एक लड़की की जब इज्जत लूटती है तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या होता है। एक औरत या एक लड़की की मौत जब हो जाती है तो एक बार वो मरती है, लेकिन एक लड़की की जब इज्जत लूट जाती है तो तिल तिल करके हर दिन मरती है। तुम्हें शायद इन सब चीजों का अंदाजा नहीं है, इसलिए तुमने उसे पैसे लेकर के और ये मामले को रफा दफा करने की बातें कर रहे थे। और इतना करने के बाद फिर से एक दो थप्पड़ उसके गालों पर रसीद करने लग जाती हैं। मैडम इतना गुस्सा हो जाती हैं, इतना नाराज हो जाती हैं कि उनके पांव कांपने लग जाते हैं, उनके हाथ कांप रहे होते हैं, इतनी गुस्से में होती हैं। और तुरंत वो फोन निकालती हैं अपना और फोन कर देती हैं और फोन करके अपनी टीम को वहां पर बुलाती हैं, अपने ड्राइवर को बुलाती हैं
जैसे ही वो फोन करते हैं तुरंत 5 मिनट के अंदर एक इंस्पेक्टर, एक डीवाईएसपी और 5-7 सिपाही वगैरह वहां पर पहुंच जाते हैं। मैडम कहती हैं जितने भी हैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस नकारे दरोगा को अरेस्ट किया जाए और यहाँ पर जितने भी इसके साथ सिपाही हैं सारे लोगों को अरेस्ट किया जाए। और फोन करके वो पुलिस लाइन में फोन कर देती हैं और कहती हैं वहां से एक दरोगा और 10 सिपाही यहाँ पर इस थाने पर भेजो। ये लोग यहाँ पर इस थाने का चार्ज ग्रहण करेंगे और इन सारों को जितने भी हैं इनको डिसमिस किया जाएगा सर्विस से और इस केस को लंबा चलाऊंगी मैं। जो सस्पेंड होने लायक होगा उसको सस्पेंड करूंगी और जो डिसमिस करने लायक होगा उसको डिसमिस करूंगी और सूखा घर भेजूंगी और जिसमें सबसे पहला नाम जो होगा इस दरोगा का होगा। ये सारी चीजें जब बात होती हैं तब तक वो टीम भी पहुंच जाती है पुलिस लाइन से। एक दरोगा और 10 सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और उस थाने का चार्जभार ग्रहण कर लेते हैं। इन सारों को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद गाड़ी में बैठा करके और इनको लेकर के पुलिस लाइन में पहुंच जाया जाता है। यहाँ पर जब ये सारी कार्रवाई होती है तो उन सारे लोगों से, जो गरीब माँ बाप आए हुए थे, उन बेटी जो आई हुई थी उससे एसपी मैडम मिलती हैं और कहती हैं आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सारों को अरेस्ट करवाऊंगी और जो भी इज्जत लूटा है उसके साथ तो मैं ऐसा करूंगी कि जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं किया होगा। उसके बाद एसपी मैडम अपनी टीम को भेजती हैं और कहती हैं कि जाओ और उस लड़के को कहीं भी हो, कहीं भी छुपा हो, उसको अरेस्ट करके लेकर के आओ। और टीम जाती है और उसको अरेस्ट करके लेकर के आ जाती है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ में जो भी उसके सहभागी थे, जो भी उसका मदद कर रहे थे, सारे लोगों का इंगित करके और सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। एसपी मैडम उस गरीब माँ बाप से कहती हैं, उसकी बेटी से कहते हैं कि आप अपनी बेटी को लेकर के जाइए, बेटी को खूब अच्छे तरीके से पढ़ाइए और जो भी गुनाहगार हैं इनको मैं जरूर सजा दिलाऊंगी। अपनी बेटी को अच्छे तरीके से पढ़ाइए, जो भी गलती हुआ, जो भी पुलिस के द्वारा जो आप लोगों के साथ कृत्य किया गया उसके लिए मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी कि इस बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आज के बाद जो भी खर्चा होगा मैं अपने तरफ से करूंगी। इस बेटी को खूब पढ़ाइएगा, जहां भी अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कोचिंग में भेजिएगा, उसका जितना भी खर्चा होगा इस बेटी का मैं खर्चा उठाऊंगी और आगे चलकर इस बेटी को मैं एक अधिकारी बनाने तक आप लोगों का हमेशा सहयोग करती रहूंगी। इतनी सारी बातें जब उसके माता पिता, उस लड़की के माता पिता सुनते हैं तो उनकी आंखें छलक जाती है। वहां पर जो भी व्यक्ति उपस्थित होता है एसपी मैडम की इस तरह की दरियादिली देख करके सारे लोग की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और उसके बाद वो गरीब माता पिता को एसपी मैडम भेज देती हैं और इस तरह से एक कानून व्यवस्था का एक नायाब उदाहरण देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।